सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 5। शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो लेट लुक एट द डेफिनेशन। एफडीआई का मतलब क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है द कॉर्पोरेट डिसीजन टू परचेज अ फॉरेन कंपनी ऑल टुगेदर और एक्वायर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट इन ऑर्डर टू एक्सपांड द ऑपरेशन टू अनदर कंट्री। एफडीआई का मतलब क्या होता है कि कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि वो किसी फॉरेन कंपनी को पूरा परचेस करेगी या उसका कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन एक्वायर करेगी ताकि वो दूसरी कंट्री में अपना ऑपरेशन एक्सपैंड कर सके। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप सब्सिडरी इस्टेब्लिश कर सकते हो, या फिर आप मेजॉरिटी स्टेक मतलब स्टॉक बाय कर सकते हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का, या आप जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हो या मर्जर की हेल्प से या एक्विजिशन की हेल्प से। अब इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखने तो मैंने यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। अ टाइप ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन नोन एज एफडीआई occur when an investor from one country develop a long-term interest in and considerable degree of control over an enterprise located in another country। डेफिनेशन का मतलब सेम है कि क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मेन एम होता है कि आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है उस कंट्री के जो भी स्टार्टअप है या उस कंट्री की जो भी कॉरपोरेशन है, और आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो। अब बेनिफिट क्या है एफडीआई के? देयर आर मैनी वे इन विच एफडीआई इज़ बेनिफिट। पहला, अगर एफडीआई आता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। प्राइमरी बेनिफिट एफडीआई का यही है कि एफडीआई की हेल्प से हम जॉब क्रिएशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये मेन रीज़न है कि डेवलपिंग कंट्री जो है वो एफडीआई को ऑप्ट करती है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब दूसरी कंट्रीज आके यहाँ पे सेटअप होंगी, अपनी सब्सिडरी सेटअप करेंगी या जॉइंट वेंचर फॉर्म करेंगी, तो उनकी जो नॉलेज है और उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ के वर्क फोर्स में भी ट्रांसफ़र होंगी। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द वर्क फोर्स एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज आर रेफर्स टू एज द ह्यूमन कैपिटल। और जैसे जैसे मैंने बताया कि और कंपनी यहाँ पे आएंगी तो वो अपनी नॉलेज पे ट्रांसफ़र करेंगी यहाँ की वर्कफोर्स में। देन डेवलपमेंट ऑफ अ एरिया। अब नेशन का वो एरिया जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है वो एकदम से डेवलप हो सकता है अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल हब सेटअप हो जाए एफडीआई को यूज़ करके। अब कोई भी बहुत ही खाली जगह है या अंडर डेवलप जगह है, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हो जाए तो कल के दिन ही को वहाँ पे चारों तरफ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। इसका मेजर एग्जाम्पल है होंडाई फैसिलिटी इन तमिलनाडु, इंडिया। मैंने हर टॉपिक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल डाले हैं। कोशिश करना है कि आप उन एग्जाम्पल्स को याद कर पाओ, क्योंकि अगर एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स लिख कर आओगे तो उससे ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा और मार्क्स गेनिंग भी होगा। देन होता है इंक्रीज एक्सपोर्ट। जो सारी एफडीआई इन्वेस्टमेंट होती है उनका मेन एम ये नहीं होता कि वो कोई भी प्रोडक्ट बना के लोकल मार्केट में ही बेचें। उन कभी कभी ये एम भी होता है कि वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होती है, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है और फिर उसके बाद दूसरी कोई कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, जिस नेशन में प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसका फॉरेन एक्सपोर्ट बढ़ता है। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है उसकी हेल्प से हम अपना एक्सचेंज रेट भी स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। 7th पॉइंट है द क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। एफडीआई की हेल्प से जो डोमेस्टिक मोनोपोलीज होती है कि आज सिर्फ हमारे डोमेस्टिक में 4 फर्म है और उन्हीं की मोनोपोली चल रही है कि वो जितने पे भी प्राइस पे बेचना चाहें उतने पे ही लोगों को खरीदना पड़ेगा। उस बैरियर को ब्रेक हो जाता है जब कोई भी बाहर से इन्वेस्टर आता है। बाहर से इन्वेस्टर आएगा, कोई कंपनी बाहर से आके अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप कर रही है तो अब वो अलग प्राइस पे बेच सकती है। तो ये क्या करता है, डोमेस्टिक मोनोपोली को ब्रेक करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है। देन आ जाते हैं ड्रॉबैक ऑफ एफडीआई। एफडीआई के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। पहला, ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन फर्म। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एफडीआई पे रिलाई कर जाती हैं, जिससे कंट्री जो है उसकी पूरी इकोनॉमिक हेल्थ उस फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कल के दिन को वो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी जाने लगे या अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर दे तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी। अब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई कॉरपोरेशन, कोई कंपनी किसी कंट्री में लगाएगा तो उस कंट्री की पॉलिसीज़ को भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा कि कल के दिन को क्या पॉलिसी बन रही है, वो फेवर में है या नहीं उस कंपनी के। देन अनफेयर कंपटीशन। फॉरेन फर्म ऑफन विद ग्रेटर रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज ऑफ द स्केल माइट आउटकम एंड पुश आउट द लोकल बिजनेस। कई बार क्या होता है कि जो बाहर के फर्म होते हैं
क्योंकि उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं और इकोनॉमी ऑफ द स्केल भी होता है। इकोनॉमी ऑफ द स्केल का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करना, जिसकी वजह से आपका यूनिट पर कॉस्ट पर यूनिट काफ़ी कम हो जाता है। अब उनका जो कॉस्ट है पर यूनिट वो भी कम है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे लोकल बिजनेसेस होते हैं उनको सर्वाइव ही नहीं करने देते और इतने सस्ते पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कि लोकल बिजनेसेस को बंद होना पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, अनफेयर कंपटीशन। देन लॉस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रोल। जो एफडीआई का सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है वो ये है कि एफडीआई लोकल इंडस्ट्रीज़ को और रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो डालती है गवर्नमेंट के डिसीज़न पे, और होस्ट कंट्री की जो इकोनॉमी और आइडेंटिटी होती है वो सारी की सारी एक फॉरेन कंपनी के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाती है। देन पॉलिटिकल रिस्क। अब सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि उस कंट्री को ही होने वाला है जो उसमें एफडीआई आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स उस कंपनी को भी होंगी जो एक कंट्री में जा रही है, फॉरेन कंट्री में जा रही है, तो ये रिस्क उसी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल रिस्क। मान लो एक फॉरेन इन्वेस्टर ने अच्छा खासा पैसा जो है वो किसी एक कंट्री में लगाया, लेकिन बाद में वहाँ का जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, जिसकी वजह से उस कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। देन टाइप ऑफ एफडीआई। पहले तरह, इसमें कई तरह के एफडीआई होता है। पहला है हमारा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एफडीआई क्या होता है कि एक कंपनी इंटरनेशनली ग्रो तो करती है लेकिन वो सेम बिजनेस दूसरी कंट्री में जाके चलाती है जो बिजनेस वो अपनी होम कंट्री में चला रही है। जैसे कि मान लो एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसने एक सेम कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो जर्मनी में ओपन कर दी। या मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले लो कि मैकडॉनल्ड्स कहीं और चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, और उसने सेम इंडिया में अपना आउटलेट ओपन कर दिया। तो मतलब आप एक्सपैंड तो कर रहे हो बट सेम सेक्टर में कर रहे हो, सेम चीज़ में कर रहे हो। देन आता है वर्टिकल एफडीआई। क्या होता है कि इन्वेस्टर is made within a typical supply chain in a company which may or may not necessarily belong to the same industry। अब इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो एफडीआई मतलब पैसा डालता है सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन का मतलब होता है जैसे कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो मेरे लिए सप्लाई चेन क्या हो गया कि मुझे कौन रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फिर मेरा आगे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, मैंने गुड्स बना दिए, फिर मेरे गुड्स कहाँ पे आगे जा रहे हैं, वो चीज़ होती है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है कि मान लो मैकडॉनल्ड्स है, उसने एक मेजर कनाडियन फर्म को एक्वायर किया है जो उसे मीट सप्लाई करती थी और एग सप्लाई करती थी। अब क्योंकि मैकडॉनल्ड्स एक रेस्टोरेंट है, उसे ज़रूरत पड़ती है मीट की, एग की, तो जो आउटलेट उसे मीट और एग सप्लाई करती थी ना, उसने उसी को एक्वायर कर लिया। इससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई चेन में एफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि अब वो जो आपकी सप्लाई चेन थी पहले, वो अब आप ही की कंपनी है, तो आपको ईजिली रॉ मटेरियल मिलेगा और आप और एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। देन आता है कॉन्ज्यूमरेट एफडीआई। इसमें क्या होता है कि कंपनी दैट बाय अनरिलेटेड कंपनीज अब्रॉड। इस मतलब कि मैं एक कंपनी हूँ, मैंने दूसरी कंपनी खरीदी लेकिन वो मेरी कंपनी से कहीं तक मैच नहीं कर रही है। तो इसमें दो तरह के रिस्क आते हैं। एक तो ये रिस्क कि आप एक दूसरी कंट्री में जाके अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरा ये रिस्क कि आपने जो कंपनी खरीदी है वो आपसे बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड है, तो आपको उसकी चीज़ें पता भी नहीं है, आपको उसके अंदर एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूके बेस्ड कंपनी नेम्ड एज वर्जिन ग्रुप परचेज ऑफ फ्रेंच क्लोथ ब्रांड। अब लास्ट फॉर्म है प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि एक फॉरेन जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे उस कंपनी में मतलब उस कंट्री में अपना प्रोडक्ट बना के बेचना है, बल्कि इसलिए कि वो प्रोडक्ट तो उस कंट्री में बनाएगी बट वो बेचेगी उसे कहीं बाहर, मतलब वो फॉरेन कंट्री को एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही है। एग्जाम्पल, सपोज फोर्ड इन्वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन आयरलैंड प्राइमरली टू एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल्स टू अदर यूरोपियन यूनियन नेशंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट एक तरह की एफडीआई होती है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होती है, बट इसमें क्या होता है कि कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से अपना न्यू वेंचर शुरू करती है। मतलब बस उन्हें एक ग्रीन फील्ड दे दिया है, खाली खेत दे दिया है, अब उन्हें सब कुछ खुद से बनाना है। अपना प्लांट भी वो खुद सेटअप करती है, फैक्ट्री खुद सेटअप करती है, डिस्ट्रीब्यूशन हब खुद सेटअप करती है। और इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्वायरिंग और मर्जर विद एग्जिस्टिंग लोकल बिजनेस, मर्जर और एक्विजिशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, आप उसे कैप्चर कर लेते हो, बट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप शुरुआत से सब कुछ कर रहे हो, अपना प्लांट, अपना
बिल्डिंग, ऑफिस सब आप खुद सेटअप कर रहे हो। इससे बहुत सारे फेवरेबल, मतलब इससे क्या होता है कि बहुत बेनिफिट होता है उस कंट्री को जिसमें ये सब हो रहा होता है, बिकॉज सब कुछ स्टार्टिंग से सेटअप हो रहा है, तो काफ़ी सारा पैसा इसमें लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब करेक्टरिस्टिक क्या है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की? पहला, कंप्लीट कंट्रोल। अब एक कंपनी जो है स्टार्टिंग से अपने ऑपरेशन कर रही है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रही है, तो उसे पूरा पूरा कंट्रोल रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, कल्चर पे, स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन पे, कस्टमाइजेशन। अब आप स्टार्टिंग से बना रहे हो पूरी चीज़, अब एक तो आपने ये कर लिया कि बनी बनाई चीज़ को ले लिया तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, बट एक आपने कह के बनवाया है या खुद बनाया है तो वह आपके अकॉर्डिंग होगी, तो कस्टमाइजेशन रहता है। जॉब क्रिएशन। अब ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसा जो है वो इन्वेस्ट होता है उस कंट्री में, और क्या होता है कि कोशिश करी जाती है, और 99 टाइम्स यही होता है कि जो उस कंट्री में ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है वहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वहीं के लोगों को रखा जाए काम के लिए, तो इससे जॉब क्रिएशन होती है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट एक तरह का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, क्योंकि आप इतना सारा पैसा लगा रहे हैं, आप एकदम से छोड़ के नहीं भाग सकते। दूसरा, इनिशियली हाई कॉस्ट, मतलब आपकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपको लैंड लेना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ होता है। अब मैंने इसका एक एग्जांपल डाला है, टेस्ला गीगा फैक्ट्री इन शंघाई। टेस्ला ने अपनी गीगा फैक्ट्री सेटअप करी है चाइना में, शंघाई में, उसका मैंने एग्जांपल लिखा है। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल रीसेंट एग्जांपल ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन टेस्ला गीगा फैक्ट्री इन शंघाई, चाइना, जो अनाउंस हुआ था 2018 में और ऑफिशियली ओपन हुए 2019 में। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, आप इसे डाल के आना, कोट करके आना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर क्या एडवांटेज होती है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट की? पहला तो यही कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री वेयर दे आर लोकेटेड एज ऑपरेशन आर एस्टैब्लिश एंड अब्रॉड। ठीक है। दूसरा, पूरा कंट्रोल रहता है, अब आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, आपकी इंटरमीडिएटरी रिक्वायरमेंट्स और सब कुछ जो है आपके अकॉर्डिंग ही रहता है। अब क्या होता है कि मान लो मैं एक्सपोर्ट बिजनेस कर रही हूँ या मर्जर में एक्विजिशन कर रही हूँ, तो क्या होता है इंटरमीडिएटरीज की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि मुझे दूसरी कंट्री में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट मैं आके अपना पूरा बिजनेस यहाँ पे सेटअप कर रही हूँ, तो मैं खुद एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क कर रही हूँ उस कंट्री में, तो मेरा पूरा पूरा कंट्रोल रहता है अपनी पूरी बिजनेस यूनिट पे। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट enhance the infrastructure of country by building road, communication and other facility। अब क्या होता है कि ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही होती है। अब मान लो उसे एक बहुत ही ऐसी जगह पे जगह दी है बिजनेस सेटअप करने के लिए जो बहुत दूर है और वहाँ सड़कें भी नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो अपना मैन्युफैक्चर हब वहाँ सेटअप करेगी और वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ सड़कें भी बनाएगी, तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एंड स्किल ट्रांसफ़र। अब क्या होता है कि एक दूसरी कंट्री से कोई आके हमारी कंट्री में अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर रहा है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो किसी भी चीज़ को बनाने का, वो हमारी कंट्री में भी आएगा, तो टेक्नोलॉजी और स्किल ट्रांसफ़र होंगी। और वो क्या है, ट्रेनिंग। अब हमारे एम्प्लॉयज़ को ही रखेंगे अपने पास काम करने के लिए, तो उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, तो स्किल्स भी इन्हांस होंगी। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें वो प्लांट भी सेटअप करते हैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक लेके, तो इससे क्या होता है एक स्टेबल बिजनेस रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई रातों रात अपना सामान पैक करके नहीं भाग सकता। देन डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। पहला, कॉस्टली। एस्टैब्लिशिंग अ ग्रीनफील्ड साइट हैज़ हाई फिक्स्ड कॉस्ट एंड देयर आर मोर बैरियर टू गेट एंट्री इनटू अनदर मार्केट। बहुत ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी। दूसरा, इकोनॉमिक रिस्क। अब आप इतना ज़्यादा पैसा किसी कंट्री में लगा रहे हैं, बट उसकी इकोनॉमी कल के दिन को क्या हो, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इनस्टेबल हो गई या करेंसी फ्लक्चुएट हो गई या मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गए, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। दूसरा, रिसोर्सेज एलोकेशन। एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट अटेंशन एंड रिसोर्सेज पोटेंशियल डाइवर्टिंग फोकस फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी नए कंट्री में जाके अब पूरा का पूरा एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, पूरा ऑपरेशन यूनिट सेटअप कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि नई जगह है, आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे ली जाती है, कैसे काम होता है यहाँ पे, तो आपका जो मेन कोर बिजनेस एक्टिविटी ना, उनसे कई बार आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। फिर आता है कल्चर एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। अब फॉरेन कल्चर और हमारी कंट्री का कल्चर अलग अलग है। कोई एक फॉरेन कंट्री आके यहाँ पे सेटअप हो रही है, हो सकता है वो यहाँ सर्वाइव भी ना कर पाए, उसने इतना पैसा लगा दिया, सब हो गया, बट आगे बिजनेस नहीं चला, तो कल्चर और ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
फिर पॉलिटिकल रिस्क, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। एक फॉरेन कंट्री यहाँ पे सेटअप होगी, कल के दिन को पार्टी चेंज हो गई, मान लो बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गई, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों पार्टीज़ की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों पार्टीज़ की पॉलिसीज़ अलग है। अब जो कंपनी सेटअप हुई थी वो बीजेपी की टेन्योर में हुई थी, जिसने फेवरेबल पॉलिसी दी है, बाद में कांग्रेस आ गई, उसने अपनी पॉलिसीज़ चेंज ही कर दी, तो जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और उससे मान लो कोई ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एग्जाम्पल कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान देख लो, जब वहाँ पे बहुत सारी फॉरेन कंपनीज़ ने इन्वेस्ट किया था तब बहुत सही था, बट अब जैसे ही तख्ता पलट हुआ वो सारी कंपनीज़ वहाँ से अपना पैसा लेके भाग रही हैं। देन आ जाता है मर्जर। मर्जर क्या है? मर्जर एक प्रोसेस है जिसमें दो कॉर्पोरेशन कंबाइन होती हैं और सिर्फ एक सर्वाइव करती हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही डिसॉल्व हो जाती हैं और वो कोई एक नई कंपनी बन के निकलती हैं। बिजनेस वांट टू मर्ज इन ऑर्डर टू एक्सेस अ लार्ज मार्केट एंड कस्टमर बेस, लेसन कॉम्पिटिशन, ऑब्टेन इकोनॉमी ऑफ द स्केल। अब मर्जर क्यों करा जाता है? कोई भी जो बिजनेस है वो मर्ज होते हैं ताकि वो लार्ज मार्केट को एक्सेस कर सके, उनका कस्टमर बेस बढ़ जाए, कंपटीशन कम हो जाए। ये एक्विजिशन से काफ़ी अलग है, क्योंकि एक्विजिशन में क्या होता है कि एक फर्म दूसरे फर्म को टेक ओवर कर लेता है, लेकिन मर्जर में क्या होता है कि एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरी कंपनी एग्जिस्ट करती है, या फिर दोनों ही डिसॉल्व होती है। बट एक्विजिशन में दोनों कंपनी एग्जिस्ट तो करती रहती हैं, बट एक कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है और दूसरी सब्सिडरी होती है। मतलब एक कंपनी ऑनर होती है जिसे होल्डिंग कहते हैं, और दूसरी सब्सिडरी जो उसके नीचे काम कर रही होती है। मर्जर का एग्जांपल है द मर्जर ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन 2012। अब टाइप ऑफ मर्जर, पहला कॉलजुमरेट मर्जर। कॉलजुमरेट मर्जर बिल्कुल सेम है जैसे आपने एफडीआई पढ़ा था, कॉलजुमरेट एफडीआई, कि दो कंपनी दो बिजनेस कंबाइन हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अनकनेक्टेड है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और ये जनरली करा जाता है ताकि डिवर्सिफाई हो सके, हम क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट कर सके और रिस्क एक्सपोजर कम हो सके। एग्जाम्पल, in 1995 मर्जर ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी एंड अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ कॉलजुमरेट। फिर मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन में मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनीज हैं, वो सेम आइटम बेच रही हैं लेकिन अलग अलग मार्केट में, तो वो एक साथ आ जाती हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केट को एक्सेस कर सके। अब कंबाइन होके बेचेंगी, वो क्या कहते हैं, मोनोपोली भी हो जाती है एक बार उनकी, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो गेन कर पाती हैं। फिर प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर, इसमें क्या होता है कि ये इस प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर को हम को जेनरिक मर्जर भी कहते हैं, जिसमें दो कंपनी सेपरेट सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है बट उनका कस्टमर बेस सेम होता है। जैसे कि एक वाईफाई प्रोवाइडर और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एक साथ काम कर सकते हैं। फिर आता है हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर में क्या होता है, दो बिजनेसेस होते हैं, सेम सेक्टर से होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी होते हैं, और वो मर्ज कर लेते हैं ताकि उनकी ग्रेटर परचेसिंग पावर हो सके, मोर मार्केटिंग ऑप्शन हो सके और कॉम्पिटिशन कम हो सके। देन आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, दो बिजनेस जो ऑपरेट कर रहे होते हैं सेवरल पॉइंट इन अ सप्लाई चेन। मतलब वही चीज़ है कि एक बिजनेस है, मेरा रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और एक किसी का बिजनेस है मुझे मीट सप्लाई करने का, तो मैंने मीट सप्लाई करने वाले बिजनेस से अपने बिजनेस को मर्ज कर लिया, जिससे क्या होगा कि और ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। एडवांटेज ऑफ मर्जर। मर्जर के एडवांटेज क्या है? पहला, synergy and efficiency gain. Merger can lead to cost reduction through the economy of the scale, eliminate the redundant operation and improve the efficiency. Merger की हेल्प से क्या होता है कि इकोनॉमी ऑफ द स्केल होती है। पहले मैं 25 प्रोडक्ट बना रही थी, अब मैंने मर्ज कर लिया तो दूसरे के कस्टमर बेस भी मेरे हो गए, तो अब मैं 50 प्रोडक्ट बनाऊंगी, मतलब इकोनॉमी ऑफ द स्केल। दूसरा, पहले देखो हर एक कंपनी के अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट था, मेरी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट था, अब कंपनी मर्ज हो गई तो अब हम एक ही एचआर डिपार्टमेंट से काम कर सकते हैं, तो एलिमिनेट द रिडंडेंट ऑपरेशन और हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। देन मार्केट शेयर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मर्जर की हेल्प से हम लार्ज मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, ग्रेटर मार्केट पावर जो है वो कंबाइंड हो जाती है, जिससे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पोजीशन हमारी हो जाती है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप ऐसे कोई कंपनी मर्ज कर रही है जिनका प्रोडक्ट अलग अलग है, तो अगर वो मर्ज कर जाती हैं तो वो दोनों फिर डाइवर्सिफाई हो जाती है, मतलब पहले वो अलग अलग कंपनी थी, अब वो मर्ज होगी तो अब एक कंपनी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन होता है। देन फाइनेंशियल बेनिफिट। कंबाइंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मर्जर एंटिटी कैन लीड टू बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। पहले मेरे पास 100 करोड़ की कैपिटल थी और एक दूसरी कंपनी थी उसके पास भी 100 करोड़ की कैपिटल थी, अब हम दोनों मर्ज हो गए तो अब हमारे पास 200 करोड़ की कैपिटल कंबाइंड हो गई, अब हम उसे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। फिर आता है इनोवेशन एंड ग्रोथ। मर्जर की हेल्प से आप लार्ज
रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेटअप कर पाते हैं। देखो, इसे आप ऐसे समझो कि मेरी कंपनी थी, मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था जिस पे मैं सिर्फ 50,000 दे पा रही थी। कोई दूसरी कंपनी थी, उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था जो सिर्फ 25,000 दे पा रहा था। मेरे पास एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था जो टेक्नोलॉजी में काम करता था, लेकिन उनके पास बहुत अच्छा साइंटिस्ट था जो केमिस्ट्री में बहुत अच्छा था। अब अगर हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट मर्ज होंगे तो हमें और बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरे पास टेक का है, उनके पास केमिस्ट्री का है, हमारे रिसोर्सेज भी मर्ज होंगे, तो बेनिफिट होता है। देन रिस्क मैनेजमेंट, merger company can spread the businesses across a large entity, make the overall business more resilient to market fluctuation and economic downturn। merger की हेल्प से हमारा जो रिस्क है ना वो भी कम हो जाता है, क्योंकि देखो अब डिवर्सिफाइड करेंगे तो रिस्क कम हो रहा है। अब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को और ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है तो रिस्क कम हो रहा है। कल के दिन को कुछ होगा तो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें होंगी। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है, मतलब कैपिटल एक साथ आ रही है तो हमें रिस्क मैनेजमेंट की हेल्प मिल रही है। देन डिसएडवांटेज ऑफ मर्जर, पहला कल्चर क्लैशेस एंड इंटीग्रेशन इशू। मर्जर कंपनी जो है कई बार उनके में कॉरपोरेट कल्चर क्लैशेस होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। अब आप कंबाइन करते हो ऑपरेशन सिस्टम प्रोसेस दो कंपनी का, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और कॉम्प्लेक्स है। एक कंपनी बहुत अलग इन्वायरमेंट में काम कर रही है, दूसरी कंपनी अलग इन्वायरमेंट में काम कर रही है, उनका वर्किंग कल्चर अलग है, बट जो वो एक साथ कंबाइंड हो रही है तो अब वहाँ के एम्प्लॉय दूसरे के एम्प्लॉय से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, तो दैट इज कल्चर क्लैश एंड इंटीग्रेशन इशू। देन जॉब लॉस एंड एम्प्लॉय मोरल। अब कई बार क्या होता है कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि दो कंपनी का अलग अलग एचआर डिपार्टमेंट है, मान लो उस कंपनी में भी 50 एम्प्लॉय है, तुम्हारे में भी 50 एम्प्लॉय है, लेकिन जो तुम्हें नीड है वो तो तुम पे 50 एम्प्लॉय की पड़ेगी जब मर्ज होगा। तो किसी 50 एम्प्लॉयज़ को, किन्हीं 50 एम्प्लॉय को आप निकालोगे तो ये बहुत ज़्यादा डर रहता है कि आपकी जॉब लॉस हो जाएगी, या एम्प्लॉय का मोरल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ रहता है कि पता नहीं कब मुझे निकाल दे। देन कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मर्जर एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी फ़ीस लगती है, आपकी लीगल फ़ी, एडवाइजरी फ़ी, फिर इंटीग्रेशन करने में जो कॉस्ट आती है डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करने में, तो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी में ओवर एस्टिमेट द पोटेंशियल साइनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग फ्रॉम अ मर्जर। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी ना ओवर एस्टिमेट कर देती है कि हमें ना, अगर हमारी दो कंपनी मर्ज हो जाएगी तो हमें इतना फ़ायदा होगा। ऐसा कई बार नहीं होता है, जिससे डिसअपॉइंटमेंट होती है और फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। देन लॉस ऑफ फोकस, क्या होता है कि मेरी एक कंपनी थी XYZ और दूसरे की कंपनी थी ABC। मेरी XYZ के कस्टमर बहुत ज़्यादा मुझ पर विश्वास करते थे, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ABC के साथ मर्ज कर लिया और अब हमारी नई कंपनी बन गई UVW। अब मेरे कस्टमर्स को अब UVW पे विश्वास नहीं इतना हो रहा जितना पहले हो रहा था। तो कई बार क्या होता है कि गुडविल डिक्लाइन हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है उनका फोकस ख़त्म हो जाता है। देन होता है राइज अप प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो, अब दो कंपनी मर्ज कर रही है, कंपटीशन कम हो गया, कंपटीशन कम होगा, मोनोपोली ज़्यादा होगी, मोनोपोली ज़्यादा होगी तो हम कितना भी प्राइस सेट कर सकते हैं, तो राइज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देन आ जाता है एक्विजिशन। एक्विजिशन एक कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन है इन विच अ वन फर्म बाय ऑल और पोर्शन ऑफ इक्विटी और एसेट ऑफ अनदर कंपनी। इसमें क्या होता है कि एक फर्म जो है पोर्शन या पूरा जो एसेट है दूसरी कंपनी का वो बाय कर लेती है। मोस्ट केसेस में एक्विजिशन होता है ताकि आप कंट्रोल ले सको, इन्हांस कर सको, साइनर्जी क्रिएट कर सको। एक्विजिशन इज व्हेन वन कंपनी परचेज अ मैक्सिमम स्टेक या फिर स्टॉक इन अनदर कंपनी। एक्विजिशन कब होता है कि मैंने मान लो दूसरी कंपनी के 40% शेयर्स परचेज कर लिए तो मैंने उसे एक्वायर्ड कर लिया, या फिर 40% से तो काम नहीं बना क्योंकि मेजॉरिटी है लेकिन प्रॉपर नहीं है, मैंने 51 परचेज कर लिए तो अब तो मैं उसका पूरा ऑनर ही बन गई हूँ। तो द फर्म दो शेयर हैज़ बीन परचेज बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द परचेजर कंपनी। जिस कंपनी के शेयर परचेज करें वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी और मैं होल्डिंग कंपनी होंगी, और जो मेन कंपनी है वो अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लॉस कर देगी क्योंकि अब वो मेरी कंपनी के नाम से जानी जाएगी। एक्विजिशन हेल्प द कंपनी टू डिवर्सिफाई बिजनेस पोर्टफोलियो। फर्म हैविंग गुड फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रैटेजिकली एक्वायर अ कंपनी टू ऐड अ सेट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो एक्वायर करी जाती है ना फर्म, उनकी जनरली ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू होती है बट फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है।
लेकिन उनमें पोटेंशियल होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब दो टाइप के एक्विजिशन होते हैं, पहला है फ्रेंडली एंड देन दूसरा है हॉस्टाइल टेक ओवर। फ्रेंडली एक्विजिशन में क्या होता है कि दो फर्म आती है, म्यूचुअली डिसाइड करती है कि हाँ ठीक है मुझे दिक्कत है और मेरे लेकिन पोटेंशियल है, मैं अपनी कंपनी बंद नहीं करना चाहता, तो आप एक काम करो मुझे एक्वायर्ड कर लो, मेरी ये चीज़ें चलती रहेंगी और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम कमा ही लेंगे। ये फ्रेंडली एक्विजिशन है कि दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक्विजिशन हो गया। दूसरा है हॉस्टाइल एक्विजिशन। हॉस्टाइल एक्विजिशन में क्या होता है कि लो मार्केट प्राइस था मेरे शेयर्स का, मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो बहुत कम चल रहा है, तो एक कंपनी आई, उसने मेजॉरिटी ऑफ स्टेक मेरी कंपनी का खरीद लिया स्टॉक मार्केट से लोअर प्राइस पे, तो अब उसके पास मेरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स चले गए, तो मैं ना चाह कर भी उसकी सब्सिडरी कंपनी बन गई हूँ। एग्जाम्पल है इसका अमेजोन एक्वायरा होल फूड। एडवांटेज क्या है एक्विजिशन का? एक्सेस टू एक्सपर्टीज। अब स्मॉल बिजनेस होता है, स्मॉल बिजनेस के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, बट जब उसे एक बड़ा बिजनेस एक्वायर करेगा तो उसके पास तो एक्सपर्टीज़ होगी ना, फाइनेंशियल, लीगल और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल्स, तो वो एक्सपर्टीज़ अब स्मॉल बिजनेस को भी एक्वायर हो जाएगी, वो भी एक्सेस कर सकते हैं। देन एक्सेस टू कैपिटल, सेम, स्मॉल बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बिजनेस ने जिसने उसे एक्वायर करा है उसके पास काफ़ी पैसा है, तो अब वो अपना पैसा उस कंपनी में लगाएगा। देन फ्रेश आइडिया, नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है, नए नए आइडिया मिलते हैं, और जो एक्वायरिंग कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही इंथुजास्टिक होते हैं, वो अच्छे से काम करते हैं, ये वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इंक्रीज द मार्केट शेयर। अब आपका एक्विजिशन करा, आपकी साइनर्जी क्रिएट हुई, तो जो कंपनी पहले बहुत डूबी हुई थी अब उसे होप मिल गई कि वो अच्छा करेगी, तो इसलिए मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन इजी एंट्री टू द न्यू मार्केट। किसी भी न्यू मार्केट में एंटर करने का सबसे अच्छा तरीका मर्जर और एक्विजिशन ही है, क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। देन आता है डिसएडवांटेज ऑफ एक्विजिशन। देखो मर्जर और एक्विजिशन की डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं सेम है। पहला, कल्चर डिफरेंसेस। हर एक कॉर्पोरेशन का अपना यूनिक कल्चर होता है जो तब से चला आ रहा है जब से वो फाउंड हुई है। अब ये डिफ़िकल्ट होता है कि जो बाइंग कंपनी है अगर उसका कल्चर ओनिंग कंपनी के कल्चर से क्लैश कर जाता है तो, और एम्प्लॉय जो है फिर वो मैनेज नहीं कर पाते, चीज़ें उनसे मैनेज नहीं होती, हैंडल नहीं होता, दूसरे का एटीट्यूड नहीं चलता, तो कल्चर डिफरेंसेस आ जाता है। फिर डुप्लीकेशन ऑफ टास्क। डुप्लीकेशन ऑफ टास्क वही कि एचआर डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लो फिर से, कि सेम टास्क अलग अलग लोग कर रहे हैं तो फिर डुप्लीकेशन होती है टास्क की, एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है। वही रिड्यूस द लेवल ऑफ मोटिवेशन, ये यही कह रहा है कि क्योंकि दो कंपनी जो है गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, मैनी एम्प्लॉय आर लेड ऑफ एंड अदर हैव अ कांस्टेंट फियर ऑफ बीइंग लेड ऑफ। अगर दो कंपनी एक्वायर होती है, मर्ज होती है, तो एम्प्लॉयज़ को डर रहता है कि उन्हें कल के दिन को निकाल दिया जाएगा। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब मान लो मैंने हॉस्टाइल टेक ओवर करा एक दूसरी कंपनी को और मैंने उस कंपनी को एक्वायर कर लिया, बट कल के दिन को मुझे पता चल रहा है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अलग है, कंपनी साथ कैसे काम करेंगी, तो ये भी इशू रहता है। देन स्ट्रैटेजिक अलायंस। स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या है? An agreement between two independent company to collaborate on a project that will benefit both the party while maintaining each company independency is known as strategic alliance। आपने देखा कि मर्जर और एक्विजिशन में क्या था, किसी एक कंपनी की या हो सकता है दोनों कंपनी की मर्जर में तो अपनी आइडेंटिटी जा रही थी, बट स्ट्रैटेजिक अलायंस में क्या होता है कि दो कंपनी एग्रीमेंट करती हैं, इंडिपेंडेंट कंपनी है, कि वो एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम करेंगी जो दोनों को बेनिफिट होगा, लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहेगी। अब दिस अलायंस आर ऑफर लॉन्ग टर्म इन कैरेक्टर विद ईच कंपनी कॉन्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस इन टेबल ऑफ ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ शेयर ऑब्जेक्ट इन एक्सपेंशन। ये लॉन्ग टर्म होता है और दोनों ही कंपनी अपने पूरा रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस लगाती हैं ताकि वो अकॉम्प्लिश कर सके जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो मतलब ये स्ट्रैटेजिक अलायंस कर रही है। अब तीन तरह के स्ट्रैटेजिक अलायंस होते हैं। पहला जॉइंट वेंचर बन जाना। जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि दो बिजनेस साथ काम करने का डिसाइड करते हैं जो कि अलग अलग है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और अपनी ओरिजिनलिटी वो मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस टाइम पे हम वो बिजनेस साथ में काम कर रहे होंगे उनकी ओरिजिनलिटी या उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, नहीं, वो मेंटेन रहेगी, बट वो फिर भी काम कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, इन 2012 माइक्रोसॉफ्ट एंड जनरल इलेक्ट्रिक हेल्थ केयर साइंड अ जॉइंट एग्रीमेंट टू क्रिएट अ न्यू थर्ड कंपनी कॉल्ड कार्डिगम। देन आता है इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस। इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंस तब बनती है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के सर्टेन इक्विटी परसेंटेज जो है वो बाय कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी ए परचेज 40% ऑफ इक्विटी इन कंपनी बी इज इन स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब इसका एग्जाम्पल है पैरासोनिक। पैरासोनिक ने
$30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी टेस्ला में इन 2010। इस इन्वेस्टमेंट से उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनका मार्केट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड की और पार्टनरशिप उनकी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। देन आता है कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस। कॉन्ट्रैक्चुअल अलायंस में क्या होता है, ये तब बनती है जब दो कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप साइन करती है कि वो अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटी एक साथ किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। अभी बाकी वीडियोस भी, एक टॉपिक बचा है इसका, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। पूरा सिलेबस इंटरनेशनल बिजनेस का आपको इस चैनल पे कवर करा देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।